कानून आज असेंबली का पहला बजट सेशन और आज इसका इख्तिताम पजीर होना, लेकिन उसके साथ साथ हंगामा आराई जो कि सबसे ज्यादा खास रहा और यही चीजें शायद याद रखी जाएंगी। बजट सेशन का दूसरा मरहला काफी हंगामेदार रहा। पिछले 2 दिनों की बनिस्बत आज असेंबली का माहौल काफी कशीदा रहा, काफी गर्म रहा। हालात बिगड़ने के अंदेशे को देखते हुए कई मेंबरान को मार्शल आउट कर दिया गया। इन तनाज़े से मरकज में डोडा ईस्ट से आम आदमी पार्टी के MLA मेराज मलिक काफी ज्यादा तनाज़े के शिकार हुए और बीजेपी सरकार अरकान असेंबली ने उनकी तीखी बहस काफी ज्यादा दोनों के दरमियान देखने को मिली। ऐवान में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी थी। रोजगार, सरकारी जमीनों पर उनका हक, स्टेटहुड, शराब की बिक्री जैसे मुद्दों पर बातचीत होनी थी। बीजेपी, PDP और दीगर जमातों की तरफ से एडजमेंट मोशन और रेजोल्यूशन मोशन दाखिल किया गया था, लेकिन वक्त में बिल ने इन सभी मुद्दों पर पानी फेर दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेंबरान ने इसमें काफी ज्यादा एहतजाज दर्ज कराया। हालांकि वो जिस तरीके की चीज़ें सिचुएशन बाद में बदली, उससे दूसरे लोगों को, खासतौर पर अपोजिशन को शक करने का या फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने का एक माहौल पैदा किया। PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी इत्तेहाद पार्टी और उनके MLAs भी इसकी डिमांड भी करते रहे। ख़ास तौर पे मामला अदालत में जाने के सबब स्पीकर ने ज़ाब्ते का हवाला देकर के इस पर चर्चा की इजाज़त नहीं दी थी। BJP इसके सख्त खिलाफ थी और दीगर जमातें इस मुद्दे को लेकर के हुकूमत पर BJP के साथ साजबाज का इल्ज़ाम लगाती नजर आई। मरकजी वजीर किरण रिजिजू के ट्यूलिप गार्डन के फोटो के बाद यह मामला और भी ज्यादा तूल पकड़ा और वक्फ बिल को लेकर के तीनों दिन हंगामे की सूरत हाल पैदा रही और इसकी वजह से स्पीकर को ऐवान की कार्रवाई मुलतवी भी करनी पड़ी। आज बजट सेशन का आखिरी दिन था। उम्मीद थी कि आज कुछ होगा, लेकिन आज भी हंगामा, तोड़फोड़, मारपीट, कुटम कुटाई। हंगामे के पेश नजर कार्रवाई को दोपहर 1 बजे तक के लिए मुलतवी करना पड़ा था। दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, हालात नहीं बदले, वैसे कि वैसे रहे। स्पीकर ने असेंबली को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए टालने का ऐलान किया। बंद करो, टेलीविजन को पक्का करो, टेलीविजन को पक्का करो। ड्रामेबाजी, आवाज, नारे लगाना, धक्का मुक्की करना, लेकिन सवाल यह है कि ड्रामेबाजी किसकी तरफ से? बजट सेशन के दूसरे मरहले में वजीर आला उमर अब्दुल्ला ऐवान की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए, गैर हाजिर नजर आए। सेशन खत्म होने के आधे घंटे के बाद वो असेंबली पहुंचे थे। बाद में सहाफियों से बातचीत करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मरकजी वजीर किरण रिजिजू से गुज़श्ता दिनों हुई मुलाकात को लेकर के PDP और कश्मीर की दीगर इलाकाई पार्टियों की जानिब से उठाए जा रहे सवाल की तनकीद की। कहा कि इत्तफाक़िया मुलाकात हुई थी, सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि PDP अपने दौरे इख्तिदार की खामियों को छुपाने के लिए इस तरह के निशाना उन्हें बनाया जा रहा है। आज हमारी अगर ये हालत है तो ये उन लोगों की बदौलत जो मेरे खिलाफ उंगली उठाने की बात कर रहे हैं। ये सही है कि 2 दिन पहले मैं अपने वालिद साहब को ट्यूलिप गार्डन ले गया था। ये इत्तेफाक की बात है कि उस वक्त एक मरकजी वजीर मौके पे मौजूद थे। हमारी वहां हेलो हाई हुई। उन्होंने मेरे साथ तस्वीर खींचना चाहा तो मैं क्या इनकार करता? मैं क्या बदतमीजी करता? उन्होंने तस्वीर खींचना चाहा, मैंने उनके साथ तस्वीर खींची। लेकिन अब उस चीज को वो लोग इस्तेमाल करने की कोशिश करें जिन्होंने बीजेपी को यहां एंट्री दी, जिन्होंने आज तक 2016 की कत्ल-गारत के लिए जम्मू कश्मीर के आवाम से माफी नहीं मांगी। मुझे लगता है ये सरासर गलत है। उनको पहले अपने गिरेबान में झोंक के देखना चाहिए कि उनकी क्या हरकतें रही, उनके बीजेपी की क़यादत के साथ क्या रिश्ते रहे, उन रिश्तों का जम्मू कश्मीर को क्या खमियाजा भुगतना पड़ा, उसके बाद मेरे ऊपर उंगली उठाएं।
और बजट सेशन के दूसरे मरहले में अहम मुद्दों पर चर्चा न होने को लेकर के इल्जाम तराशियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि स्टेटहुड में चर्चा से बचने के लिए बीजेपी ने ऐवान की कार्रवाई को मुतासिर किया। बता दें कि वक्त तरमीम बिल को लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान लगातार चर्चा की मांग करते रहे। ट्रेजरी बेंच का मानना है कि स्पीकर ने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो ठीक समझा वो फैसला किया। नायब वज़ीर आला ने असम्बली लॉबी में मेंबरान के दरमियान हुई तल्ख कलामी पर भी अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि सियासी इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे पर तबसरा करते हुए तहजीब और अखलाक का दायरा क्रॉस नहीं करना चाहिए। बदकिस्मती के भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हाउस चले, क्योंकि यहाँ पे अब स्टेटहुड का जो रेजोल्यूशन था वो डिस्कस होना था और हमारे जो लोग थे जो ऑनरेबल एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे उन्होंने ये रेजोल्यूशन डाले हुए थे। और क्योंकि जब वो रेजोल्यूशन डाले थे तो इनको बोलने का, इनको भी बोलना था, अब जहाँ हक में बोलना था, जहाँ खिलाफ बोलना था, लेकिन ये पब्लिक के लिए नहीं बोलना चाहिए। इसलिए लगता है कि ये जो हाउस डिस्टर्ब हुआ और ये नहीं चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो ऑनरेबल एमएलए हैं नहीं चाहते थे कि डिस्कस हो कि स्टेटहुड के लिए। और जो हमारी हमेशा डिमांड रही कि जम्मू कश्मीर को जल्दी से जल्दी उसका खोया हुआ दर्जा स्टेट का वापस मिले, तो ये सारा सबोटाज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। उन्होंने लोगों के मुद्दों पे बात नहीं की। देखिए, जहाँ तक मिराज मलिक साहब का है, उसने थोड़ा सा है कि क्योंकि हिंदुस्तान एक सभ्यता, एक कल्चर, एक संस्कृति का है और हमें हमेशा ये सिखाया गया कि बड़ों की आदर किया जाए। थोड़ा सा उन्होंने जो मुफ्ती साहब की जो के नाम के साथ जो लैंग्वेज था, मुझे अपनी पर्सनल जात की मैं बात करूँ, आई नॉट एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बट मैं अपने जात पर बात करूँ, थोड़ा सा उनको ये लफ्ज़ दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप बोलें पीडीपी के भाई उन्होंने ये किया वो किया, उन्होंने उनके विज़न उनके सबके खिलाफ बोलें, बट थोड़ा सा मुफ्ती साहब क्योंकि बुजुर्ग थे, आज वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, उनके ऊपर जो जिस तरीके की लैंग्वेज वो थोड़ी सी उसमें हम परहेज कर सकते थे। और मुस्लिम तंजीमों और दीगर सियासी जमातों की तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी वक्त तरमीम बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया है। पार्टी के चीफ तर्जुमान और जोधीबल के एमएलए तनवीर सादिक ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि ऐवान में इस मुद्दे पर चर्चा की इजाज़त न दिए जाने के बाद हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात और एहतजाज की कार्रवाई में रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामला अदालत में है और पार्टी इसके खिलाफ मजबूती से अपना मौक़िफ़ रखेगी। पिछले 3 दिन में हुआ, हम सबको उसका दुख है। हम समझते हैं कि ये जो असेंबली एक वाहिद जगह है जहां हम अपने दिल की बात कर सकते थे। हमने कोशिश की कि हम अपने दिल की बात करें, जिस तरह बहुत सारी असेंबलीज में ऐसी बातें हो रही थी। हम चाहते थे कि वही सेंस हम इस असेंबली में भी करें। हम शुक्रगुजार हैं स्पीकर साहब के कि उन लोगों ने हमारा जो दिल की बात थी, सेंस ऑफ द हाउस, ऑन रिकॉर्ड रखा और असेंबली के रिकॉर्ड्स में हमारी जो अपोजिशन है, हमारा जो मुद्दा था, उसको ऑन रिकॉर्ड लाकर ये बताया कि हम वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ हैं। हमारे मुजफ्फर इकबाल साहब जो हैं वो इस याचिका को दायर करेंगे। हमारे जो ऑनरेबल एमएलएज हैं, जो हमारे वकील हैं, हिलाल अकबर लोन साहब, रियाज खान साहब, अर्जुन सिंह साहब और 1-2 और एमएलएज हैं, उनकी तरफ से ये जो याचिका है वो दायर की जाएगी। इसमें हम एक चीज़ बहुत सही बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमारा जाना यही है कि ये जंग बहुत बड़ी है और हम समझते हैं इसको लड़ना बहुत अहम है। और वक्त तरमीम बिल के खिलाफ पीडीपी ने भी सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत की अलग थलग पड़ जाने के बाद मरकज़ी हुकूमत ने यह कानून नाफिज किया है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बराबर की साझेदार है। एनसी ने असम्बली में अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद बगैर ही बजट सेशन का अख्ताम कर दिया है और इसके लिए उन्होंने उमर हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि वक्फ को लेकर के तीन दिनों तक हंगामा जारी रहा, लेकिन सीएम उमर अब्दुल्ला नहीं पहुंचे। उन्हें असम्बली में आकर के कर्नाटका और केरल की तरह यह साफ करना चाहिए कि वक्फ एक्ट को लेकर के रियासत में नाफिज उनकी जो रेजोल्यूशंस है, खासतौर पर लोगों की डिमांड, वो क्यों नहीं हो सकते। Tell me why were not the Muslims taken on board before bringing in this amendment? Nobody, कोई मुसलमान किसी, सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। Everybody except for National Conference और उनकी लीडरशिप सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। उमर साहब ने मुखालफत नहीं की, फारूक साहब ने मुखालफत नहीं की, पर मुल्क के अंदर तमाम मुसलमान और यहाँ तक कि जो सेक्युलर जमातें हैं सब इसकी मुखालफत कर रहे हैं। अगर ये मुसलमानों के हक में होता
तो मुसलमानों के मडगुजारों पे इस वक्त कब्जा करने की कोशिश नहीं। उमर साहब को इन दिनों असेंबली में होना चाहिए था और खड़े होकर ये बात कहनी चाहिए थी, जिसे तमिलनाडु में सरकार ने कहा हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसी तरह उमर साहब को भी कहना चाहिए था हम इसको यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। और असेंबली में हम ड्रामा देख रहे हैं कि रूलिंग पार्टी के लोग शोर मचाते हैं, और इस शोर मचाने की और भी एक वजह है, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने 3 बिल क्लियर किए थे। एक तो जो डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन का, जो बेचारे सालों साल से बिना तनख्वाह के बहुत थोड़ी रकम पे काम कर रहे हैं, वो बिल क्लियर था। जो जमीन, गरीब लोगों को जमीन देने के लिए जो वहीद परा साहब ने और एक बिल लाया था, उसको एलजी ने क्लियर किया था। और तीसरा बिल, शराब के ऊपर बैन लगाने का बिल, वो भी क्लियर कर लिया था। तो इन तीनों तमाम बिल से बचने के लिए, डेली वेजेस को रेगुलराइज करना, गरीबों को जमीन देना और शराब पे पाबंदी, इन बिल्स के साथ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए असेंबली में हंगामा किया गया। और ये हंगामा इसलिए भी किया गया ताकि जिस तरह से इस्तेमाल किया गया किरण रिजिजू का यहाँ पर, जिसने ये अमेंडमेंट बिल लाया पार्लियामेंट में, और जिस तरह फारूक साहब और उमर साहब ने उनका यहाँ इस्तेमाल किया, उससे ध्यान हटाने के लिए असेंबली में पिछले 3 दिन से तमाशा हो रहा था। और आज हमारे साथ यहाँ हमारे एडवोकेट मजीद साहब हैं जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर इंशाल्लाह हम भी इस जो वक्फ बिल पे अमेंडमेंट लाया गया उसको चैलेंज करेंगे। उधर जम्मू कश्मीर असेंबली में 3 रोज तक लगातार वक्फ एक्ट पर हंगामा होता रहा और हंगामे की वजह से असेंबली की कार्रवाई तीनों रोज बेनतीजा रही। आज असेंबली के बजट सेशन का दूसरा फेज बगैर किसी प्रोडक्टिविटी के अख्ताम पजीर हो गया और मामले पर PDP MLA वहीदुर रहमान परा ने अफसोस का इजहार भी किया। कहा कि साजिश के तहत असेंबली की कार्रवाई नहीं चलने दी गई। So we expected to have a threadbare discussion and that assembly should pass a resolution against the Waqf amendment. Unfortunately वो हुआ नहीं and that's the only disappointment we are having from this house. नहीं, वो चलता है, आपस में छोटी मोटी इश्यूज उठेंगे, बहुत सेंसिटिव इश्यूज हैं और कई बार हो जाता है। उन्होंने इल्ज़ाम भी लगाया कि PDP वाले मुझे मारना चाहते हैं। I think the larger objective is not, we don't want to shift attention on the activities of one member. Unfortunately BJP के एजेंडे पे पूरा सेशन चला और एंड में ये जो वक्फ बिल पे रिजर्वेंट होना चाहिए था, जैसे कर्नाटक में, तमिलनाडु में हुआ, हमें एक्सपेक्टेशन थी कि जम्मू कश्मीर इज अ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट होगा, वो नहीं हुआ एंड दैट्स अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट वी आर हैविंग। उधर हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर सुनील शर्मा ने बजट सेशन के दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा होने के लिए हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार की मुकामी लोगों के साथ और ख़ास तौर पे जिन लोगों ने उन्हें ये मैंडेट दिया है उन लोगों के साथ ये धोखा है और ये साफ तौर पे उनकी नाकामी को दर्शाता है। ताहम वक्फ तरमीमी बिल पर चर्चा की इजाज़त न दिए जाने के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन ने स्पीकर की तारीफ भी की। देखिए, इस पे हम स्पीकर साहब को मुबारकबाद देना चाहेंगे। बड़े संविधान में, कानून में, रूल रेगुलेशन में उन्होंने वक्फ बिल अमेंडमेंट डिस्कशन को अलाउ नहीं किया और जिस प्रकार से 3 दिन हाउस का टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस और सरकार ने ज़ाया किया। लोगों के मुद्दे आने चाहिए थे, बदकिस्मती रही, कोई पब्लिक इशू डिस्कस नहीं हुआ और हाउस साइन डाई हुआ। लेकिन मैं मुबारकबाद स्पीकर को इसलिए देना चाहूँगा कि जो बिल सब जुडिस है वो डिस्कस जम्मू कश्मीर की असेंबली में नहीं हो सकता था, नहीं होने दिया। हमने एडजर्नमेंट मोशन लाया था, हम चाहते थे पब्लिक इशू डिस्कस करना, यहाँ पे डेलीवेजर्स के इशू को डिस्कस करना, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करना, जो इन्होंने होने नहीं दिया। कुछ नहीं, सिर्फ लोगों के सामने सरकार बेनकाब हुई। तो जम्मू कश्मीर की इस वक्त असेंबली में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है? सिर्फ इल्ज़ाम तराशी नहीं, इल्ज़ाम तराशी तो पुराना खेल है, खुद कुछ कर करके पीछे हट जाना या लोगों पे इल्ज़ाम लगाना, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना। लेकिन अब बात यहाँ तक नौबत आ गई है कि शायद जम्मू कश्मीर का, माफ़ कीजिएगा, ये अखाड़ा नज़र आता है। अजीब सूरत हाल है। बीजेपी स्टेट स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में JKNC के सीनियर स्पोक्स पर्सन नासिर लोन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चेयरमैन आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर मीडिया कमेटी के डॉक्टर नवाब नासिर साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जसरोटिया साहब, आपकी तरफ आएंगे। डॉक्टर जसरोटिया, जिस तरह की सिचुएशन बन रही है, साफ तौर पे लग रहा है कि जम्मू कश्मीर का यह असेंबली नहीं है, अखाड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। जी।
दूसरी चीज जो आती है इस बिल के संदर्भ में, सबसे बड़ी बात ये आती है कि अगर आप देखें कि क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को नहीं पता है या इंडी गठबंधन वालों को नहीं पता, सबको भली भांति पता है, क्योंकि आर्टिकल 252 का क्लॉज 2 साफ होता है कि जो चीज पास की गई पार्लियामेंट के अंदर, उसके ऊपर ऑब्वियसली स्टेट के अंदर अगर बात आती है, यूटीज के अंदर आती है, तो उनको पता है कि उसके जो चीजें वो भिन्न है यहाँ पर। और उसके बाद प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके अंदर जब सब जुडिशियस मैटर हो जाता है तो उसके बाद तो आप कहीं पर भी इसको डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन अब बात ये आती है कि क्योंकि 50-60 साल बाद जिस पार्टी ने जहमत की अपना मैनिफेस्टो बनाने की और लोगों के साथ जो जो झूठे वादे उसमें किए थे, अब उसको ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ना तो वो 5 लाख नौकरियों का कहीं से वादा पूरा हो रहा है, ना 200 यूनिट बिजली की बात हो रही है, ना 12 सिलेंडरों की बात हो रही है, और कोई बात नहीं हो पा रही। हाँ, एक अपॉइंटमेंट इन्होंने अभी की है, वो भी इन्होंने बैकडोर अपॉइंटमेंट अपने किसी एनसी के रिलेटिव की कर दी है आज टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर, वो जरूर किया है इन्होंने। तो आप समझ सकते हो जब मुद्दा आपके पास कोई होगा नहीं, लोगों के काम आप कर नहीं रहे, अब आपके सभी के सभी विधायक यहाँ पर आके ही उछल कूद मचाएंगे, क्योंकि वहां पर लोग कहते हैं हमारी बिजली का, हमारी नाली का, हमारी गली का कोई मसला सॉल्व करो, हमारी कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो। वो तो आपकी सेम बातें आप जो कह रहे हैं, यही बातें डॉक्टर जसरोटिया आप ही के ऊपर इल्जाम लगाया गया कि बीजेपी जानबूझ करके साजिश के तहत इस तरह की कार्रवाई सही तरीके से नहीं चलने दी। आपने देखें, काम तो इन्होंने करने ना अपने लोगों के, हमारे तो अपने लोगों के काम है। वादे तो आपने निभाने हैं, 5-6 महीने तो आपको हो गया वादे किए हुए, तो कौन कर रहा है? जब एक चीज को मैंने आर्टिकल 252 क्लॉज 2 मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसके ऊपर की थी, मैंने बता दिया सब जुडिशियल मैटर क्या आप लोग नहीं जानते कि इसके ऊपर अब यहाँ पर कोई भी बात करना पॉसिबल ही नहीं। जब तक मैटर अगर सब जुडिशियल हो चुका तो फिर आप टाइम वेस्ट कौन कर रहा है? आप कर रहे हो या हम कर रहे हो? क्या आपको पता नहीं है? यही काम आपने 370 के समय पर किया, तब भी पता लगा था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है, तो अब हम इस पे क्यों बहस करें? लेकिन क्योंकि 60 साल अगर आपने कोई काम किया होता तो आप लोगों के बीच में कोई काम लेकर जाते ना, आपके पास आ जाके वही सारी चीजें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इधर उधर की बातें ना करके लोगों के काम करे हो। ये जो आपका सारे का सारा फिक्स मैच है, वहां पर कुछ बोलते हो, वहां पर आपका एक और है महराज मलिक, जिसको मैंने पिछले दिनों भी अपने एक बयानों के अंदर कहा था कि एनसी ने पुराने डेली वेजेस का तो कोई हिसाब किताब किया नहीं, ये नया डेली वेजर रख लिया हुआ है, जिसको डिक्टेशन देते हैं, अगले दिन वही बात पूरी की पूरी वो जाके असेंबली में बोलता है। तो ये इनका लोग किसको माने? उमर साहब कहते हैं कि ये बेनिफिशियरीज हैं ये बीजेपी के, और आप कह रहे हैं कि ये इन्हीं के जो है मतलब मिले जुले लोग हैं, इन्हीं का जो है मतलब दूसरा रूप है, तो आखिर लोग किसको माने? नहीं, हमारे किस तरह से बेनिफिशियरीज हमें बताया ना, हमारे बेनिफिशियरीज तो कह रहे हैं कि उनको सेंटर की तरफ से इशारा मिलता है और उसके बाद काम की बातें नहीं हो पाती, स्टेट पे बातचीत नहीं, स्टेटहुड पे बातचीत नहीं होने देते, और ये लोग जानबूझ करके साइड लाइन से दूसरी तरफ से पर्दे के पीछे से कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। देखिए, कामकाज की बात तो किसने करनी है? कामकाज की बात तो उन्होंने करके दिखानी है जिनके हाथ में सरकार है। कामकाज तो उन्होंने करना, बजट जिनको मिला उन्होंने कामकाज करना लोगों का। आज कौन कर रहा है? इन्हीं के सारे विधायक काले कपड़े कौन वहां पर दिखा रहा है? बिल को कौन फाड़ रहा है? क्या हम फाड़ रहे हैं? जो फाड़ रहे हैं आपके सामने, पब्लिक का टाइम कौन वेस्ट कर रहा है? तो लोगों को भी दिख रहा है पब्लिक का टाइम कौन वेस्ट कर रहा है। बिल्कुल, मुद्दे की बात करें। डॉक्टर जसरोटिया ने जो कहा, इस बात में तो दम है कि टाइम वेस्ट कौन कर रहा है। जाहिर है कि असेंबली की कार्रवाई आपको चलानी थी, लोगों के मसाइल आपको हल करने थे, लेकिन सीधे तौर पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये अखाड़ा बन चुका है और लोगों के मसाइल हल करने के लिए कोई भी सीरियस नहीं। नासिर उल साहब। जी, पहले तो आदाब। मैं शुरुआत जो अपने आर्गुमेंट की है वो इस चीज से करना चाहूंगा कि पहली जो ये 6 साल के बाद पहली बार जब एक अवाम की चुनिंदा सरकार आई, इसका सबसे पहला रोल और सबसे पहली जो ड्यूटी थी इस सरकार की वो ये थी कि लोगों की जो आवाज दबाई गई पिछले 6 साल में बात करने नहीं दी गई, चाहे वो कोई भी इशू क्यों ना हो, चाहे वो आप डेली वेजेस का इशू देख लें, चाहे आप जो हमारी रिजर्वेशन पे अभी डिस्कशन चल रहा है या बाकी सारे इश्यूज हैं, इन्होंने ऐसा माहौल बनाया था कि किसी को बात भी नहीं करने दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की थी वो माहौल खत्म करना था और इन सब चीजों पे डिस्कशन जो है ओपनली हो वैसा माहौल बनाना था, और जो कि हमारी सरकार ने किया। अब आप जब वक्फ की बात करते हैं, बिल्कुल जो जम्मू कश्मीर एक रियासत है हमारे मुल्क की जहां पे अक्सरियत मुसलमानों की है, जिनके खिलाफ ये कानून लाया गया है, और ऐसा नहीं हो सकता कि वहां की असेंबली में इस पे बात ना हो। तो हमारे लेजिस्लेटर्स ने बिल्कुल सही किया कि जो है उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन लाया ताकि पहले जो है इस सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात हो, जिसकी
जो है जिसका क्रिटिसिज्म अभी पूरे मुल्क के मुसलमान कर रहे हैं, हमारे जो हिंदू भाई हैं, सोच समझ वाले, सेक्युलर माइंडसेट के, वो सब कर रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत जरूरी और अहम मुद्दा था जो असेंबली में डिस्कस होना चाहिए था। अब अनफॉर्चुनेटली इसमें टेक्निकलिटी क्या थी जो हमारे स्पीकर साहब हैं उन्होंने अलाउ नहीं किया ड्यू टू व्हाटएवर टेक्निकल रीजंस, बट जो हमारे एमएलएज हैं उनकी ये ड्यूटी थी कि जो ये इसमें इमोशंस और सेंटिमेंट्स, रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो जुड़े हुए हैं इसके साथ हमारे लोगों के, जो है उसका जो है उसकी आवाज जो है वो असेंबली में गूंजनी चाहिए। नहीं लोन साहब, साफ तौर पे बीजेपी का कहना है कि आपने साजिश के तहत अवामी मुद्दे से भागने की कोशिश की, ऐसा माहौल क्रिएट किया। मैं आपको वही कह रहा हूं कि वक्फ क्या आपको लगता है अवामी मुद्दा नहीं है? लेकिन अवामी मुद्दा है, इससे बड़ा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्टेटहुड पे बात होनी थी, उस पे नहीं होने दी? नहीं, आपने कहा, क्या एनसी ने ये नहीं कहा लोन साहब, क्या एनसी ने ये नहीं कहा कि स्टेटहुड और जैसे जितने भी मुद्दे हैं उन तमाम तर चीजों से भागने के लिए बीजेपी ने ऐसा माहौल क्रिएट किया? क्या मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं? नहीं, हम तो वही कह रहे हैं कि जो बीजेपी अगर बीजेपी भी सपोर्ट करती और कहती कि ठीक है जी आप लाइए, आप डिस्कशन करिए वक्फ के बारे में असेंबली में, कोई बात नहीं, हम देखते हैं, हम अपने आर्गुमेंट्स रखते हैं, वो अपने आर्गुमेंट्स रखते हैं, बात खत्म हो जाती है एक दिन में। उसके बाद जो है आपका जो यूजुअल बिजनेस है वो चलता, जो बाकी में मेन मुद्दे हैं उन पे बात होती, स्टेटहुड पे बात होती। स्टेटहुड पे हमारा क्लियर स्टैंड है, बीजेपी का क्या स्टैंड है? ये तो पब्लिकली कोई स्टैंड ही नहीं ले पाते हैं, ये तो कह ही नहीं पा रहे हैं कि हमें स्टेटहुड वापस दीजिए। ये तो इनकी यहां कुछ बात होती है, वहां कुछ बात होती है, तो इनके लिए बेस्ट जो है पॉसिबल रास्ता ये है कि इस मुद्दे पे बात ही ना हो, या किसी भी मुद्दे पे बात ही ना हो, क्योंकि इन्होंने जो पिछले 6 साल में माहौल बनाया कि कोई भी इशू जो है वो डिस्कस ना हो, और आज ये सिर्फ ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन कर रहे हैं। मुझे आप एक बात बताएं, वो लोन साहब, मैं एक चीज और समझूंगा, बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूं। लोन साहब, मुझे सिर्फ एक बात जाननी है, हाउस लीडर आपके राठौर साहब, स्पीकर साहब आपके, पूरे असेंबली की कार्रवाई को चलाना और बेहतर तरीके से चलाने की जिम्मेदारी आपकी, उसके बावजूद ऐसा लगता है कि अखाड़ा बना हुआ है, कोई भी किसी को मिलकर कूट देता है, कहीं भी तोड़ फोड़ मचा देता है। अखाड़ा लेकिन किसने बनाया? अखाड़ा तो बीजेपी वाले ही बना रहे हैं, वो उनके और महराज मलिक साहब के बीच में अखाड़ा चल रहा है। हमारे मेंबर्स तो नहीं अखाड़ा बना रहे, हमारे मेंबर्स सिर्फ एक मेन इशू जो कि मुद्दा है वक्फ बिल का, जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लिए, उस पे बात करना चाह रहे हैं। ये आपसी जो है लड़ाइयां कर रहे हैं जस्ट बिकॉज महराज मलिक साहब इनके खिलाफ वोकली जो है इनका क्रिटिसिज्म करते हैं, उन्होंने इन पे सवाल आयद किए हैं, ये इस वक्त उनका जो है पर्सनल अटैक्स कर रहे हैं उन पे ताकि उसका बदला लिया जाए। चलिए, तो अखाड़ा इन लोगों ने बनाया, चलिए मान लेते हैं अखाड़ा उन लोगों ने बनाया। लोन साहब अभी जो कह रहे थे जसरोटिया साहब कि ये महराज मलिक जो है ना इन्हीं का दूसरा स्वरूप है, आपको लगता है कि एनसी के ही दूसरा रूप में आम आदमी पार्टी के लीडर वहां पे काम कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, खासतौर पे महराज मलिक। मैं पर्सनली मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट मेरे पार्टी में भी जितनी लीडरशिप है इंक्लूडिंग हमारे जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने वाजिया तौर पे कहा कि जो उन्होंने जिस तरह से जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने मरहूम मुफ्ती साहब के खिलाफ नहीं करने चाहिए थे। उनके पर्सनल डिफरेंसेस हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन एक तहजीब के दायरे में जो है वो डिफरेंसेस आप आगे जो है पेश कर सकते हैं, ना कि इस तरह से बात करते हुए। तो हमने तो उनका क्रिटिसिज्म किया है, हमने बिल्कुल उनकी बात से इत्तेफाक नहीं किया, हमने बिल्कुल उनके रवैये से इत्तेफाक नहीं किया है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर उन्हें बात करनी थी, अपनी बात रखनी थी उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उन्हें एक तहजीब के दायरे में जो है वो बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह से। तो आप बीजेपी का देख लीजिए कि वो तो हाथापाई पे उतर आए, आज तो उनको उन्होंने ऑलमोस्ट मार ही डाला था। तो ठीक है, अगर कोई एमएलए इस तरह की बात भी करता है, आप वर्बली उनके साथ जो है उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पेश करिए। ठीक है, अवाम आपसे पूछ रही है लोन साहब, कि आप उनको पकड़ के पीटेंगे। ठीक है, मैं कूटने वाली बात पे जरूर आऊंगा और डॉक्टर जसरोटिया से पूछूंगा इस हवाले से। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, अवाम आपसे सवाल कर रही है कि हाउस लीडर कहां थे, क्या जरूरत? आप एक तरफ कहते हैं कि भाई इत्तफाकन मुलाकात हो गई, हमने फोटो खिंचवा लिया, उन्होंने बोला तो, और उसके बाद आप हाउस से गायब रहते हैं, असेंबली की कार्रवाई खत्म हो जाती है, 3 दिन चलती है, आप नजर नहीं आते, कैसे? देखिए आप ये भी अंडरस्टैंड करें कि मुल्क के होम मिनिस्टर जो है कश्मीर के दौरे पर थे, और उनके साथ जो है पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं, ऑनरेबल एलजी हैं, तो रिव्यू मीटिंग लेनी थी। तो
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिशियल मीटिंग थी। ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहब कहीं घूमने गए थे या जानबूझ के एब्सेंट रहे असेंबली से। जब कल वो मीटिंग्स खत्म हुई उसके बाद वो वापस जम्मू चले गए और आज वो आए थे हाउस में। तो ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर साहब कहीं पर्सनल दौरे पे गए थे। अगर वो ऑफिशियल विजिट नहीं होता होम मिनिस्टर साहब का, अगर वो ऑफिशियल मीटिंग नहीं होती तो वो भी प्रेजेंट होते। चलिए ये चूंकि दूसरों का सवाल था, इस वजह से मैंने बीच में पूछ लिया। डॉक्टर जसरोटिया, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सवाल यह है कि जिस तरीके की बातें हुई अभी लोन साहब से, साफ तौर पे उनका यह कहना है कि ये बेबुनियाद इल्जाम लगा करके माहौल को न सिर्फ खराब करते हैं बल्कि असेंबली की कार्रवाई को इस वजह से इस तरह के हालात बना देते हैं ताकि उनको लगे कि जो मौजूदा हुकूमत है वही विलन है। देखिए, ये तो सभी लोग भी आज देख रहे हैं, और अगर आपने मेरी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, यही बात मैंने इनसे कही थी कि क्योंकि आपके पास कोई और तो बात है नहीं है कहने के लिए और लोगों को बताने के लिए, और लोग अब आपसे जब वादे पूछ रहे हैं आपने क्या किया, तो 5-6 महीने में आपने कोई काम नहीं किया। आज एक इन्होंने अपॉइंटमेंट की है अपने किसी रिश्तेदार की, वो दूसरी बात है। लेकिन जब लोगों को आप दे नहीं पा रहे हैं ये सब चीजें, तो आप इसी की तरह हरकतें करेंगे। और जो बात करते हैं जिसका आप नाम ले रहे हैं महराज मलिक का, वो सामने मैंने पहले भी अपने एक बयानों में कहा था कि वो डेली वेजर इन्होंने रखा है, पुराने वालों का बेचारों को कुछ हुआ नहीं, उसको नया रख लिया हुआ, उसको डिक्टेशन देते हैं और वो बोल किसके खिलाफ रहा है, या हमारे खिलाफ बोलेगा या किसी और के खिलाफ बोलेगा। इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता बताया जरा? अगर ऐसी कोई बात है तो इनके खिलाफ कोई बात करनी चाहिए इसको। सॉरी, लेकिन सवाल यह होता है कि अगर नाराजगी किसी के खिलाफ है, कोई गलत बोलता है, तो क्या उसे इतना कूट दिया जाए कि उसकी बुरी तरीके से हालत हो जाए, चेयर तोड़ दिया जाए, शीशे के टेबल्स पे पटक दिया जाए उसे? देखिए, जब इस तरह की बात शुरू होगी, पहले तो आप उनको लहजा, आपको शायद उनका पता होगा, फिर बदतमीजी उनको पता होगी, फिर वो फुकरापंथी के चलते वहां पर चंद न्यूज बटोरने के लिए और चंद चीजें करने के लिए इस तरह के काम करते हैं। वो आज के नहीं कर रहे हैं, आपको पता होगा। पहले उनको इतराज था कि मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया, उसने इसी के खिलाफ बात करते थे कि मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया, मुझे कोई आगे कुर्सी दीजिए, तब भी उनकी कोई ऐसी दिक्कत थी। और ये उनकी खैर प्रॉब्लम है। अब उनके अंदर अगर ऐसा कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो उसको तो हम ठीक कर नहीं सकते, लेकिन बात क्या थी, जब आप किसी के खिलाफ बात करेंगे, बात किसके खिलाफ कर रहे हैं, कभी किसी के धर्म विशेष को लेकर बात करना शुरू कर देंगे। नहीं, बिल्कुल सवाल सही है। सवाल ये है कि ठीक है, फुकरापंथी उनके अंदर हो सकता है, लेकिन सब भी लोग हैं बीजेपी के, तो ऐसा क्या नौबत आ गई जिसकी वजह से अगर कोई फुकरापंथी कर रहा है तो उसे सीधा पटक दिया जाए, मारने की कोशिश की जाए, उसके ऊपर जो है हमला किया जाए? चले, मुझे प्लीज 1 मिनट दीजिएगा, प्लीज बात मुकम्मल करिए, कंप्लीट कर सकूं ना। देखिए, बात ये आती है कि सबसे पहले आप इनकी इंटेंशंस देख लीजिए क्या है। इंटेंशन यहां से शुरू होती है कि पहले आप हर एक चीज को वहां पर हिंदू मुसलमान और मजहब का आप जामा पहनाना शुरू कर देते हैं। पहले आपने क्या कहा, आपके पिछले बयान देख लीजिए कि हिंदू सारे के सारे जो है वो शरेआम शराब पीते हैं, बेशर्मी से शराब पीते हैं। और ये नहीं, उन्होंने मुसलमानों के बारे में भी कहा कि मुसलमान सारे के सारे चोरी से शराब पीते हैं, वो चोर शराबी हैं। अब हमने तो उनको जो बोला था बोला, मुझे दुर्भाग्य ये भी है कि किसी ने उस चीज को रिएक्ट नहीं किया, उनकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई। उसके बाद देख लीजिए, टीका लगाकर ये जो बेईमानी करते हैं, ये कहां पर एक पर्टिकुलर किसी के धर्म विशेष के खिलाफ अगर आप बात करते हैं, और जिस भारत देश के संविधान की आप कसम खाकर आए हुए हैं, वो भारत देश का संविधान तो सेक्युलरिज्म की बात करता है। जब आप किसी से हाथापाई करेंगे और हाथापाई करते हुए अगर आगे पीछे कुछ होगा तो दोनों साइड से होगा। आप किसी को गालियां निकालें, किसी के धर्म के खिलाफ बोलें और वो आपको बैठकर सुनते रहे, तो ऐसा नहीं होता। जब आप वहां से एग्रेशन दिखाएंगे तो दूसरा भी बिल्कुल सही है, एग्रेशन होनी चाहिए। डॉक्टर जसरोटिया, यही प्रॉब्लम आ रही है ना डॉक्टर जसरोटिया, यही प्रॉब्लम आ रही है कि आपने शुरुआत कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे आपने जय श्री राम के नारे लगवाने शुरू किए, उसके बाद सामने से अल्लाह अकबर की आवाज आती है, माहौल बिगड़ता है, और उसके बाद फिर ये धक्का मुक्की मारम पीटी शुरू हो जाती है। कई दिनों से आपने देखा नहीं। अरे भाई साहब, मुझे एक बात बताएं कि पहले जय श्री राम के नारे लगे हैं, पहले अल्लाह अकबर के नारे लगे, ये कौन वहां पर बताएगा? सबसे बड़ी बात ये आती है, जब बात होगी तो दोनों ही साइड से होगी। इसमें मुझे लगता नहीं कि आप कहीं पे भी प्रभु राम को या किसी और को आप लाके कटघरे में खड़ा करेंगे। आप जो अपनी सेंटीमेंट्स है उसके खिलाफ आप उसके साथ आप जो मर्जी बात करें। मेरा तो ये मानना है कि हर एक मजहब एक बराबर है, और जब हम खासकर अगर भारत देश के संविधान की कसम खाकर वहां पर बैठे हैं तो हमारे को किसी को भी किसी के धर्म विशेष के ऊपर कोई भी टिप्पणी करने का कोई हक नहीं देता हमारे देश का संविधान। अगर कोई टिप्पणी करता है तो फिर वो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए स्पीकर को। अगर स्पीकर साहब ने कार्रवाई नहीं की है, उसके बाद अगर आपस में हो रहा है तो कम तो शुरुआत किसने की? पॉइंट है लोन साहब, इस बात का जरूर जवाब दीजिए। स्पीकर साहब हैं, सभी के हैं। सवाल यह कि अगर किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की और आप इल्जाम भी लगा रहे हैं कि जय श्री राम के नारे उधर से आए थे, अभी प्रीवियस इन 3 दिनों की बात मैं कर रहा हूं, सिर्फ स्पेशली आज की नहीं, तो सवाल यह होता है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, पहले तो मैं इनका जसरोटिया जी का जवाब देना चाहूंगा, जो इन्होंने पहली बात कही। बिल्कुल,
कि इन्होंने 6 महीने में कुछ नहीं किया। पहली बात तो अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए, लेकिन आप उठा के देख लें जो हमारे मैनिफेस्टो में काफी सारी चीजें थी, एक एक करके हम लोग जो है अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे कर रहे हैं। चाहे वो आप देखें जो हमने वादा किया था औरतों के लिए बसेस फ्री करने का, वो हमने पूरा किया। जो हमने वादा किया था कि जो हमारी बहनें होती हैं जिनकी शादी गरीब बहनों को असिस्टेंस मिलता था 50,000 रुपए का, उसको हमने बढ़ाकर 75,000 कर दिया। उसके बाद जो बहुत बड़े 2 इश्यूज थे, चाहे वो रिजर्वेशन को लेके हो, चाहे वो जो हमारा डेली वेजर्स को लेके हो, दोनों में गवर्नमेंट ने टाइम बाउंड जो है कैबिनेट कमिटीज बनाई है जो कि विद इन 6 मंथ्स रिपोर्ट देके उस पर कोई फैसला ले लेगी। तो मुझे आप ये बताइए 6 सालों में इनमें से किसी मुद्दे पे बात हुई, इनमें से किसी मुद्दे पे एक्शन हुआ, इनमें से किसी मुद्दे पे 1% भी प्रोग्रेस हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। और हमने तो 6 महीने के अंदर अंदर जो ये मेन इश्यूज थे, हमारे बड़े इश्यूज थे, इवन बिजली का आप देखें, जो बहुत गरीब लोग हैं उनके लिए हमने जो है अनाउंस किया कि वो फ्री किया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उसे हम एक्सटेंड करेंगे। तो 6 महीने में जितना हमारा प्रोग्रेस है, आप मुझे इनमें से एक इशू बता दीजिए जो पिछले 6 साल में या पिछले 10 साल में जिस पे काम हुआ हो या प्रोग्रेस हुई हो। तो गवर्नमेंट कमिटेड है अपने जो मैनिफेस्टो के वादे हैं वो पूरे करने के लिए और उन पे काम करने के लिए। लेकिन ऑब्वियसली आप ये अंडरस्टैंड करें कि 6 साल बाद एक चुनी हुई सरकार आई है लोगों की, जो भी नए एक सिस्टम में जो कि इससे पहले नहीं रहा था, जो हमारे एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने नहीं देखा था यूटी का सेटअप इससे पहले, इन्होंने नहीं काम किया था यूटी में इससे पहले। तो वो भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या लिमिटेशंस है, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों के वेलफेयर के काम कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख लीजिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, वो तो हमें काम ही नहीं करने दे रही। अभी तक जो है उन्होंने बिजनेस रूल्स जो है जो 1-1.5 महीना पहले भेजा है कैबिनेट ने उनके पास, वो तक उन्होंने अप्रूव करके नहीं भेजे। उसके बाद वो मुदाखलत कर रहे हैं बार बार ट्रांसफर्स करके, अचानक से एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, सरकार को नहीं चलने देना चाह रहे। तो ये सब चीजें जो है रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो बीजेपी है या जो उनके चुने हुए एलजी साहब है वो नहीं चाहते कि लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। वो नहीं चाहते कि जो ताकत अवाम के पास आई है, जो नुमाइंदे अवाम ने भेजे हैं, वो उनके काम और मसले जो है वो हल कर पाए। लोन साहब सिर्फ ये जवाब दे दीजिए मुझे, ठीक है? आपकी जितनी भी बातें हैं उनका जवाब बहुत अच्छे से है और मैं जरूर जवाब लूंगा कि कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपने इल्जाम लगाया कि उन्होंने नारे तक जय श्री राम के नारे लगाए और उसके जवाब में जो है अल्लाह अकबर के नारे लगे। मैं उसी बात प्लीज आइए। रही बात जो इन्होंने सवाल उठाया, आप देखिए आपने तो हाउस चलने ही नहीं दिया 2 दिन, आपने तो कार्रवाई आने तक तो उसका जो है मौका ही नहीं मिला। वहां जब ऐसी हाथापाई, ऐसा माहौल बना कि जो है स्थगित करनी पड़ी असेंबली, पहले दिन भी, दूसरे दिन भी, आज तीसरे दिन भी, तो कार्रवाई कैसे होती? देखिए जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है, अगर बीजेपी एज अ ऑपोजिशन वो इशू रेज करती और जो है वो बात करती कि जो ऑनरेबल स्पीकर हैं हमारे, उनकी तरफ तवज्जो उठा के उन्हें कहती कि अगर इन्होंने ऐसी कोई बात कही है महराज मलिक साहब ने, आप उनके खिलाफ एक्शन करिए। अगर उसके बाद स्पीकर साहब एक्शन नहीं करते तो उनकी गलती थी। लेकिन आपने क्या किया? आप उठे और आप खुद हाथापाई करने पे आ गए। तो 2 wrongs do not make a right। अगर महराज मलिक साहब कोई गलती कर रहे हैं, वो एमएलए है, चुने हुए एमएलए है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक इलाके को, उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा, बिल्कुल। हाँ, अब अगर वो गलती कर रहे हैं तो आप मत करिए। आप जो है आप अपने जो संविधान के दायरे में जो है आप जो तरीका है एक जेंटलमैन का, आप उनके खिलाफ जो है ये इशू रेज करते हैं असेंबली में और आप ऑनरेबल स्पीकर से कहते हैं कि उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। फिर अगर वो नहीं करते तो दुर्भाग्यपूर्ण बात होती। लोन साहब सवाल ये है कि उनका सिर्फ इतना सीधा सा सवाल है कि अगर आपको लगता है कि ये कुछ गलत हुआ है असेंबली के अंदर बीजेपी की जानिब से, तो आपने स्पीकर साहब ने कार्रवाई क्यों नहीं की? कानून के तहत वो कर सकते हैं। मैं तो वही, क्योंकि वहां तो बात ही नहीं हुई, बात होने ही नहीं दी। मैं तो वही कह रहा हूं आपसे जी कि 3 दिन हाउस चलने ही नहीं दिया कि उस पे कोई डिस्कशन होता, बात होती, कोई एक्शन होता, वो तो होने ही नहीं दिया। 3 के 3 दिन, और आज जो है फिर साइन 9 जो है वो असेंबली स्थगित कर दी गई। तो अगर ये लोग जो है चलने देते असेंबली, डिस्कशन करते या बात करते या रेज करते ऑफिशियली वहां पे, ठीक है। आप ये बताइए मुझे, सिर्फ ये बताएं आपकी नीयत क्या थी?
ये मैं इस वजह से पूछ रहा हूं कि लोगों के मन में एक विचार है। एक तरफ आप सपोर्ट कर रहे थे कि वक्फ बिल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करेंगे, सभी पार्टियों के साथ, सभी पार्टियां ये कह रही थी बीजेपी को छोड़ करके। दूसरी तरफ जैसे ही रादर साहब ने ये बिल पास नहीं, रेजोल्यूशन के ऊपर बात करने की इजाजत नहीं दी और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात हुई, आप पीछे हट गए, तो लोगों को कैसे लगेगा कि आप सीरियस हैं? और दूसरी तरफ जो है आप बाहर पार्कों में खेल रच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सवाल उठेगा कि इसका मतलब आप सीरियस नहीं है असेंबली में, असेंबली के बाहर। नहीं, देखिए, जब राथर साहब ने जो क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन दी, वो जो एडजर्नमेंट मोशन था उसको एक्सेप्ट ना करने की, वो एक रूल के दायरे में उन्होंने दी, वो एक जो है जस्टिफाइड पोजीशन पेश की उन्होंने कोई ऐसी मतलब गुंडागर्दी से उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो अगर आप उनके खिलाफ आप रेजोल्यूशन लाते हैं, वो ये आपका एक पॉलिटिकल मूव है। तो आपको आपने कहा कि अभी ठीक है, वो हो सकता है कानून के तहत वो अपनी जगह सही हो और मुतालबात में आप अपनी जगह सही हो, लेकिन गुंडागर्दी के तहत कहां से आया? मैं वही बोल रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात जो ये है कि अगर उन्होंने नो कॉन्फिडेंस, देखिए पहली तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो हमारी ऑपोजिशन है जी, वो लोग हाउस के प्रोसीजर्स के हिसाब से तो चलते ही नहीं है। वो एक पेपर लाते हैं, उस पर बड़ा बड़ा रेजोल्यूशन लिख देते हैं और फ्लैश करते हैं असेंबली में और कहते हैं हमने जी रेजोल्यूशन लाया था, ये पास ही नहीं किया। असेंबली प्रोसीजर्स के हिसाब से चलती है। असेंबली कोई जो है ये कोई पार्क में खेल नहीं हो रहा है कि आप जाएंगे कुछ भी बोलेंगे और वो वहां पे जो है ऐसे रेजोल्यूशन बन जाएगा। एक सेट प्रोसीजर होता है कोई भी रेजोल्यूशन लाने का, कोई भी जो है चाहे आप एडजर्नमेंट मोशन लाते हैं या बाकी चीजें, ये लोग एक पेपर पे कुछ रेजोल्यूशन लिख देते हैं और वहां चिल्लाते हैं और फिर बाहर आके कहते हैं इन्होंने जी हमारा रेजोल्यूशन पास नहीं होने। ठीक है डॉक्टर जसरोटिया, एनसी रेजोल्यूशन के तहत चलती है, रूल रेगुलेशन के तहत चलती है और दूसरी पार्टियां गुंडागर्दी, खासतौर पर निशाना बीजेपी। चले फाइनली आपको मेरी याद तो आई। मैं ये कहना चाहता था कि अब इतना ही समय दीजिएगा जितना आपने इनको दिया है। बिल्कुल नहीं, आप बोलिए, मुकम्मल टाइम आपके पास। सत्य भी जरा सुन लीजिएगा ना। देखिए, दो तीन बातें हैं जो उन्होंने सबसे बड़ी बात की। सबसे पहली बात यह कि अगर आपके सामने जो रिजोल्यूशन लाया गया है, जिसकी बात की गई, वक्त के खिलाफ कोई बात कर रहा था, कौन कर रहा था? आपके लोग थे वहां पर। सबसे पहले आप ही के स्पीकर ने मना किया, उनको बताया कि रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग आप नहीं कर सकते बात, फिर भी वो करते रहे। तो टाइम कौन वेस्ट कर रहा है? तो लोग देख रहे हैं कौन टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि आपकी आदत है। आर्टिकल 370 पे भी आप इसी तरह से टाइम वेस्ट कर रहे थे। जो चीजें आपको पता है कुछ उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है और कुछ को उच्चतम न्यायालय ने डिसाइड कर दिया, लेकिन आप लोग टाइम वेस्ट करेंगे क्योंकि 50-60 साल आपने हम लोगों को टाइम वेस्ट किया है। 50-60 साल में आपने जम्मू कश्मीर को क्या दिया? आप तो हमसे पूछते, हम तो पूरी रिपोर्ट कार्ड के साथ डे 1 शुरू किया था। हमने आपको 42,000 की अपॉइंटमेंटें बताई थी, जिसमें एक भी बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है, और पूरी की पूरी नौकरी बताई थी। वो 500-700 रुपए वाला जो छलावा आपने कर रखा था डेली वेजेस के साथ, हमने तो कम से कम वो नहीं किया। हमने जीडीपी की बात की, जिस जीडीपी की और जिसकी इकोनॉमिकल सर्वे की रिपोर्ट आप ही के मुख्यमंत्री साहब ने टेबल की थी, उन्होंने उसके अंदर बता दिया था कि आज यूटी कहां पर पहुंची है, पहले से कहां पर पहुंची है। और उस समय हमने एक एक चीज आपके सामने की और आप ही के चीफ मिनिस्टर के थ्रू सब कुछ टेबल। अब आपको नहीं दिखाई देता कि हमने क्या किया? हम कर नहीं सकते। इसके अंदर J&K बैंक, जिसे आपने अपने घर का बैंक बनाकर रखा था, जो लॉस दे रहा था आज प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। तो हम तो लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल कर, अब इसे आगे रखिए संभाल कर, लेकिन आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। इतना पैसा मिलने के बाद भी आपके पास कुछ करने के लिए नहीं है। डेली वेजर को आप आश्वासन पे आश्वासन दे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह, जितने झूठे वादे आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर किए हैं, आज जब पूरा करने की बारी आपसे नहीं हो रहे, इसीलिए तो आप सब कर रहे हैं वहां पर। आपका किसी से कुछ लेना देना नहीं इन सब चीजों के अंदर, और यही कारण है आपका ये सब कुछ करने का। तो मुझे जरा बताएं कि ये सब बातें जब आप करते हैं लोगों के बीच में, तो क्या कल लोग आपको पूछेंगे नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और आप हमारी तरफ जब भी बात कर रहे हैं तो अपना जरा 50-60 साल का रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। 4-5 साल का रिपोर्ट कार्ड हमने तो आपके बीच में सबमिट करा दिया। अब मैं वक्त के ऊपर आता हूं, और मैं जरूर चाहूंगा कि 2-4 मिनट के लिए मुझे थ्रू केसर टीवी हिंदुस्तान के लोगों को पता लगने दे कि वक्त का एग्जैक्टली कहां यूज और कहां मिस यूज किया। हाँ, ठीक, वो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं जरूर चाहूंगा मुझे सिर्फ 3 से 4 मिनट। चलिए बोलिए, बोलिए। सारे हिंदुस्तान में अगर लोग इसे सुनेंगे तो सबके जितने भी इसको लेकर खर्चात हैं वो पूरे हो जाएंगे। पहली बात यह आती है कि वक्फ कहां से शुरू हुआ? 1913 और उसके बाद 1923 लेकर कौन आया? अंग्रेजों ने ये काम किया। अब अंग्रेजों ने ऐसा काम क्यों किया, क्यों लेकर आए?
ऐसा बोर्ड क्यों बनाया गया? अंग्रेजों को पता था कि 1947 की जो हमारे को आजादी मिलनी है, उसके बाद मिलनी थी, उसके लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर लड़ रहे थे। अब उनको पता था किसी तरह से हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जाए, ताकि नेहरू जी वाली और अंग्रेजों वाली टू नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट किया जाए। इसी कारण ये अलग से वक्फ बोर्ड बीच में लाया गया, ये बिल लाया गया। मुझे बताएं, अगर वक्फ का बिल लाएगा, अंग्रेज अगर सभी के साथ बराबर होते तो एक सनातन बिल भी ले आते, एक क्रिश्चियन बिल भी ले आते। उन्होंने ऐसा कोई बिल नहीं लाया, इंटेंशनली कि हिंदू मुसलमान के साथ और मुसलमान को हिंदू से दूर किया जाए। चले, हो गया, निकल गया टाइम, फिर भी हो गया, हिंदुस्तान आजाद हुआ, टू नेशन थ्योरी इंप्लीमेंट हुई। धर्म के नाम पर इस देश के अंदर ऑलरेडी 2 देश बन चुके हैं। क्या धर्म के नाम पे 2 देश नहीं बने? पाकिस्तान बना, फिर बांग्लादेश बना। जो पीछे लोग हैं ये सभी के सभी सेकुलर है, जिनके लिए सबसे पहले देश आता है, धर्म बाद में आता है। अब चले, फिर भी ऐसा जैसा भी था वक्फ बोर्ड चल रहा था। मुझे इतनी बात का जवाब दे दें, चाहे एनसी वाले हैं, चाहे कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले हैं, कि 1995 में उसमें आर्टिकल 85 सेक्शन लगाने की क्या जरूरत थी? क्यों ऐड किया गया उसके अंदर? वही तो सबसे बड़ी वहां पर प्रॉब्लम शुरू हुई। फिर 2013 में फिर से कांग्रेस ने उसके अंदर कर दिया। जब ये सब कुछ चीजें की, तो आज उसके सफरर्स कौन है? चले, मैं मान गया क्रिश्चियंस भी सफर है केरला के अंदर, हिंदूज भी सफर हो गए 25% तो उसके अंदर, क्योंकि 50,000 से ज्यादा केसेस हैं जो आपके वक्फ ट्रिब्यूनल में लगे हुए, जिसमें 25% तो मुसलमानों ने केस लगाए हुए। और मुझे कोई एक काम तो गिरा रही है वक्फ बोर्ड कि जो इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई स्कूल बनाया, कोई इन्होंने नई एजुकेशन की हब बनाई, कोई गरीब बच्चों को वजीफा लगाया, किसी विधवा को पेंशन लगाई, कोई इन्होंने नया हॉस्पिटल बनाया, कोई एक काम तो गिना देते। अरे इनके चलते चलते नहीं इंडी गठबंधन ने शज्जर कमेटी की रिपोर्ट दी। शज्जर कमेटी की रिपोर्ट साफ कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान पसमानदा हो रहा है और वक्फ अपनी जगह पर कायम, हर चीज से बातें कर रहा है। अरे 85% तो आज भी पसमानदा है। तो बताएं आपने क्या किया लोगों की भलाई के लिए? इसी के लिए आता ना। और जो लोग इसको रिलीजन के साथ जुड़कर देख रहे हैं, शायद उनको कानून का पता नहीं है, क्योंकि आपके सामने कलकत्ता हाई कोर्ट और भारत देश के सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि इसको रिलीजन के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इसको लोगों की भलाई के लिए एक ट्रस्ट है, जिसमें लोगों की भलाई करनी चाहिए। अब मैं एक लास्ट बात के साथ अपनी बात कंप्लीट करता हूं। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड बना हुआ है। ये तो जितनी सरकारें हैं, उमर साहब की पुरानी सरकारें रही हैं, इंडी गठबंधन की सरकारें यहाँ पर रही हैं, ये लोग माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से अपनी सैलरियां लेते रहे, इनके विधायक भी सैलरियां लेते रहे और ये पैसा भी यूज करते रहे। हम में से तो किसी ने इतराज नहीं किया इन सब चीजों के ऊपर। आज क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो? हम तो कहते हैं 2047 में विकसित भारत बनेगा, हिंदू मुसलमान मिलकर बनाएंगे, लेकिन इनको सिवाय हिंदू मुसलमान की राजनीति के कुछ और आता नहीं है। यही काम उन्होंने एनआरसी और सीए पर किया था। मुझे बताएं, एक इंसान बताएं जिसकी नागरिकता छीनी गई इसके चलते? ये लोगों को गुमराह करते हैं हमेशा। चलिए, दोनों पे मैं अपनी तरफ से जवाब देने के बजाय लोन साहब से पूछ लेता हूं। ठीक है, लोन साहब से पूछ लेते हैं। लोन साहब, क्यों गुमराह कर रहे हैं आखिर वक्फ कानून पर? बीजेपी कह रही है, तारीख का हवाला दे रही है कि सब कुछ तो बेहतर था। देखिए, मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूं जी। इन्होंने फार्म लॉज लाए और ये कहा कि जी ये फार्मर्स के लिए बहुत बेहतरीन लॉज है। लेकिन इन्होंने इस चीज को नहीं सोचा कि यार पहले हमें डिस्कस करना चाहिए फार्मर्स के साथ कि हम ये 3 लॉज ला रहे हैं, इसमें ये अच्छी चीजें हैं, आपको मंजूर है कि नहीं? एक मिनट, मुझे मेरी पूरी बात ठीक है जसरोटिया साहब मुकम्मल इनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपकी ठीक है। नहीं, इसको हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन बात कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आता हूं आपकी तरफ। बात करें ना, फार्मर ठीक है। इन्होंने लाए, नहीं पूछा फार्मर से, वो प्रोटेस्ट करने निकले। सिमिलरली आज ये कह रहे हैं कि इन्होंने जी वक्फ जो ये एक्ट लाया है, प्रोटेस्ट तो एनआरसी सीए में बन गया है, ये मुसलमानों की एक मिनट ये मुसलमानों की बेहतरी के लिए। डॉक्टर जसरोटिया, कम से कम पहले डिस्कस तो करें। लोन साहब देखिए, लोन साहब आप एक मिनट आप वक्त में नॉन मुस्लिम्स को ला रहे हैं। आप जरा माता वैष्णो देवी जो बोर्ड श्राइन बोर्ड है उसमें मुसलमानों को लाइए, उसमें दिखाइए आप बहुत सेक्युलर है, आपको बहुत फिक्र है ना मुसलमान और हिंदू भाईचारे की। लाइए मुसलमानों को भी, यही जो हिंदू श्राइन बोर्ड से बनाइए, उनको भी मेंबर बनाइए, उनको भी स्टेक होल्डर। ठीक है, अच्छी बात, हम चलेंगे। आपने सैलरी दी थी माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से नहीं दी थी, और शायद आपको पता नहीं होगा, माता वैष्णो देवी की यात्रा के अंदर पिट्ठू जितना घोड़े वाला है, सबके सब मुस्लिम है। आपको पता है नहीं बोर्ड में ला रहे हैं नॉन मुस्लिम्स को, बाकी श्राइन बोर्ड में भी लाइए, टेबल बोर्ड है उनमें भी लाइए मुसलमानों को मेंबर बनाइए, एक्सक्लूसिवली मिलकर काम करेंगे। ठीक है लोन साहब, अभी साहब, डॉक्टर जसरोटिया, शायद इस बात का
कोई हल न निकले। लोन साहब, आपने जो पहला सवाल उठाया, मैं सिर्फ ये जानूंगा, आपने कहा कि किसानों से भी बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन हमने जो देखा खासतौर पे इसमें जो है एक कमेटी बैठी, उसके अलावा स्टेक होल्डर्स से बातचीत की गई, तो आप किस चीज का कह रहे हैं कि इस पे बातचीत नहीं हुई किसी से? मुझे बताइए ना, जो स्टेक होल्डर्स ने अमेंडमेंट्स इनको जो है सजेशंस दी, उनको तो उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। ये सिर्फ देखिए, इनको सिर्फ जो है सिंबॉलिकली दिखावे के लिए ये कमिटीज बनाते हैं, डिस्कशंस करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल अमेंडमेंट्स या जो सजेशंस दी जाती है, जो एतराज उठाए जाते हैं, डॉक्टर जसरोटिया, अमल नहीं करते, और जो आप ठेकेदार अमल ही नहीं करते मुसलमानों, अगर इन्होंने जो जॉइंट पार्लियामेंट का एक जवाब भी दिया, इन्होंने जो सजेशन दिया, अगर इन्होंने वो अमेंडमेंट्स लाए। डॉक्टर जसरोटिया, एक प्रॉब्लम तो है, मैं दोनों तरफ से एक चीज जो आमतौर पे लोगों को डर है कि एक तरफ आप बिल पास कराते हैं लोगों के, मुसलमानों के हित में कि उनका भला होगा, गरीबों का फायदा होगा, और दूसरी तरफ आप जय श्री राम के नारे लगा देते हैं, तो किसको पैगाम दे रहे थे? नंबर 1। दूसरी चीज, जिनके घरों में छतों पे आप नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देते, उनको उनकी भलाई के लिए आप कैसे काम करेंगे? जिनके घरों को बुलडोज कर देते हैं, उनकी भलाई के लिए आप कैसे काम करेंगे? जिनके धार्मिक झंडों पे माफ कीजिएगा पेशाब कर देते हैं या उनको जला देते हैं, आपको एक नफरत का माहौल क्रिएट करते, यहां पे कंफ्यूजन पैदा है कि मुसलमानों के हितों में सरकार का काम, खासतौर पे बीजेपी सरकार का काम होता हुआ लोगों को नहीं दिख रहा। इसी वजह से कंफ्यूजन है कि बीजेपी कह तो रही है कि भले में काम होगा, लोगों के कल्याण में काम होगा और ये करप्शन से दूर किए जाएंगे, लेकिन लोगों को ये भय है, डर है कि ये जो चल रहा है, ये कहने और करने दोनों में फर्क है। न सिर्फ ये जो लोग ये सब करते हैं, उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, डॉक्टर जसरोटिया से पूछो, मैं पूछ लेता हूं, जवाब देने दीजिए। रिवॉर्ड करते हैं, उन्हें ये मंत्री बनाते हैं। सुन लीजिए डॉक्टर जसरोटिया, प्लीज इस वक्त पे जवाब दीजिए। सबसे पहले नहीं, मेरी बारी है ना जवाब देने की। लेट मी लिसन नाउ। सबसे पहली बात सुनिए मेरी बात। अगर कोई भी इंसान कोई किसी के धर्म के खिलाफ बात करता है, कुछ करता, तो मैं तो उसके साथ कम से कम डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया की आप पूरी प्रोफाइल निकाल के देख लीजिएगा। मैं कभी, अगर नेता है, नेता के सभी धर्म एक बराबर होने चाहिए। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा कोई काम अगर बीच में किसी ने किया, तो वो आप उनसे पूछे। वो कन्हैया लाल का अगर जाकर किसी ने मर्डर कर दिया था, तो किसने किया था? आप उसके साथ क्या पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को पेंट कर देंगे? नहीं कर सकते। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो खैरख्वाह बने पड़ते हैं मुसलमानों के, 1.5 लाख खबरें जो आज कश्मीर के अंदर बनी है, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से बनी है, बताएं जरा इन सब चीजों के ऊपर। एनआरसी सीए के ऊपर आपने इनको बरगलाया, एक मुसलमान बताएं जिसकी नागरिकता छीन ली गई। ट्रिपल तलाक जो पाकिस्तान, तो ये जो कहा जा रहा है, ये जो रिपोर्ट सामने फॉलो करते थे, उसके ऊपर जब बात की गई, बताएं तो किसके लिए, किसने उनके हित की बात की? अरे आज भी अगर 2000 रुपया केंद्र से आता है, वो सायरा बानो के खाते में भी जाता है, गीता देवी के खाते में भी जाता है। अगर 28 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए, तो उसमें मुसलमान भी हैं। और आज भी अगर देख लीजिए, सबसे बेस्ट, सबसे मतलब अगर वेल ऑफ मुस्लिम कहीं आपको नजर आएंगे, तो गुजरात में आपको नजर आएंगे सबसे ज्यादा। तो ये जो अपने आप को खैरख्वाह समझते हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहता हूं कि मुसलमानों को अपने हाल पे छोड़ दीजिए, बड़ी तरक्की करेंगे। क्योंकि सच्चर कमेटी ने भी बता दिया आप उनके कितने वेल विशर थे, और लेटेस्ट जो अभी डाटा आया हुआ है पसमानदा मुस्लिम का, उन्होंने भी बता दिया कि आप उनके कितने वेल विशर हैं। कृपया करके उन बेचारों को अपने हाल पे छोड़ दीजिए, बड़ी तरक्की करेंगे। ठीक है, मैं चूंकि एनआरसी पे अगर बात करूं तो शायद बहुत लंबा गुजर जाए, लेकिन ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है डॉक्टर जसरोटिया, जिसमें बहुत सारे लोगों को भर भर के डिटेंशन सेंटर में भेजा गया। इसके ऊपर क्या कहेंगे? भाई साहब, कोई बाहर के देश से उठकर मेरे देश में आकर, इसको जिसके लिए वर्ड घुसपैठिया यूज किया गया, तो बड़ा लॉजिकल वर्ड था। अगर कोई मेरे देश के अंदर बिना कागज के, बिना पत्र के, बिना परमिशन के आएगा और आकर मेरे देश के मुसलमानों को बदनाम करेगा, यहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें कर, तो ऐसे लोगों को तो डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? मुझे बताइए क्यों नहीं? क्योंकि वो खैर उसमें आइडेंटिफिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बदनाम होता है इन घुसपैठियों की वजह से। बिल्कुल, उसमें एक आइडेंटिफिकेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और शायद इस पे बात करें तो बहुत सारी रिसर्च की जरूरत होगी। लेकिन लोन साहब, में एक चीज की जरूरत हो, एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। भयभीत, भ्रमित, जिस तरीके की चीजें, लोगों को बदगुमान करना, लोगों को वरगलाना, क्या फिलहाल आपकी बात पे लोग भरोसा करें? क्यों करें? मुसलमान के लिए खासतौर स्पेशली अगर आप कह रहे हैं कि उनके खिलाफ इस तरह की चीज़ें हो रही है और सरकार उनके खिलाफ ही कोई कारनामा अंजाम दे रही है, तो मुमकिन है कि ये वक्फ या वक्फ से जुड़ी हुई चीज़ों को सरकार स्ट्रीमलाइन करने के लिए कर रही हूं, तो इसमें आपकी बात पे ही लोग क्यों विश्वास करें? देखिए, मैं तो कहता हूं कि लोगों से, मैंने अंग्रेजों से लेके आपको 1995 तक, नहीं ठीक है, लोन साहब इस चीज का जवाब दे दें। मैं ये जरूर पूछूंगा कि अगर अपोजिशन या तो मुसलमान है, सरकारी जो सियासी पार्टियां हैं उनका, या फिर अपोजिशन पे अगर लोग विश्वास करें तो क्यों करें? क्या ये मुमकिन नहीं है कि सियासी तौर पे उनको वरगलाया जा रहा है? लोन साहब,
मैं आपको बताता हूं क्यों करें। आप ये एक सिंपल सा सवाल है कि मुसलमान बीजेपी पे भरोसा क्यों नहीं करता है? जब आपका प्राइम मिनिस्टर स्टेज पे खड़े रहकर खुले आम जो है इलेक्शन रैली में कहता है कि मंगलसूत्र छीने जाएंगे और इन्हें इनके कपड़ों से पहचानो। जब आपका होम मिनिस्टर बीजेपी का होम मिनिस्टर स्टेज पे खड़े होके खुलेआम बोलता है कि इनको 2002 में मजा चखा दिया, उसके बाद इनकी बोलती बंद होगी, तो आप कैसे भरोसा करेंगे? जब बीजेपी वाले ऐसे लोगों को जिन पे केसेस हैं। डॉक्टर जसरोटिया, लास्ट कॉल आपकी। चले लेट मी रिस्पॉन्ड ऑन मुमकिन। देखिए, लोगों को बरगलाए ना, हम यहाँ पर बैठे डिबेट के अंदर, और मैं तभी कहता हूँ कि मेरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को छोड़ दो। आपकी वजह से सच्चर कमेटी है, आपकी वजह से पसमानदा। और मंगलसूत्र की बात बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब भारत की सरकार आई थी, मोदी जी की सरकार आई थी, उससे पहले भारत देश का क्या हाल था? जीडीपी कहां थी? सारे का सारा सोना कहां पड़ा था? बाहर ही तो गिरवी पड़ा हुआ था। उसमें क्या झूठ बोला कि अगर आपका सोना गिरवी पड़ेगा, इंडी गठबंधन की सरकार आएगी तो आपका सोना फिर से गिरवी होगा? इसमें झूठ क्या बोला? आपको घुसपैठियों को लेकर बहुत बड़ा एतराज होता है। तो जो बाहर से उठकर यहाँ पर आएंगे बिना वीजे के, बिना कागज पत्र के, वो तो घुसपैठी हैं भाई साहब, वो घुसपैठी हैं। और वो मेरे देश के पैट्रियोटिक मुसलमानों को बदनाम करते हैं, इसलिए सच्चाई की बात करते हैं। हम आपकी तरह लोगों को बरगलाते नहीं। और आप कृपया करके मुसलमानों के खैर ख्वाह बने। आपके जिम्मे है 1.5 लाख खबरें। ये साफ हो चुका है कि दोनों तरफ से अपने दावे हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों के खिलाफ चीजें हो रही हैं या फिर मुसलमानों को बरगलाने के लिए हो रही है। जीने दे। बिल्कुल। तो अब अवाम के ऊपर मैं छोड़ देता हूं कि दोनों तरफ की चीजें देखें, धर्म का चश्मा उतारें और सच्चाई के साथ ईमानदारी से गौर करें। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जनाब नासिर लोन साहब, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, बेहतरीन अपनी बातें तर्क रखने के लिए। सवाल सिर्फ यह है, अवाम से आखिरी चीज़ सिर्फ इतना कहूँगा कि देखिए, किसी भी मुद्दे पर आप जब तक धर्म का चश्मा या अपना जो आपका आइडियोलॉजी है, जो आपने जिस माहौल में आंखें खोली है, उस चश्मे से बाहर नहीं निकलिएगा, तब तक आपको सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा और तब